मुझे अभी इस घर में रुखसत होकर आए हुए कुछ ही देर गुजरी थी। मैं इस वक्त मेहमानों के झुरमुट में बैठी हुई थी। मोहल्ले की कुछ औरतें जमा थी। मैं बहुत घबरा रही थी और परेशान थी। अनजान लोग थे, अनजान जगह थी, अनजान घर था, लेकिन इस वक्त मेरी सोचों का मरकज ये सब नहीं था। ताहम वो कुछ और ही बात थी। फिर इतने में मोहल्ले की ही एक औरत बोली, अब देखना मकसूदा कैसे अपनी बहू को सुबह चेक करेगी और फिर सबको बताएगी कि उसकी बहू हामला है या नहीं। उस मोहल्ले की औरत की बात सुनकर मैं एकदम चौंक उठी और बाकी सब हंसने लगी। मुझे इस बात की समझ नहीं आई तो मैंने आहिस्ता से पूछा, इसका क्या मतलब है आंटी? तो वो कहने लगी, बेटा मकसूदा एक दाई है और वो एक लम्हे में बता देती है कि कोई औरत हामला है या नहीं। उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही सिरक गई। मेरा नाम इरम है और मैं एक 21 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं अपने मोहल्ले में सबसे खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। मेरे अलावा मेरे घर में मेरे माँ बाप और एक छोटी बहन है। हम दोनों बहनें ही बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि हम दोनों अपनी माँ पर गई हैं। मेरी अम्मी भी अपने जमाने में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। अब तो हालात और उम्र रफ्ता ने उनके हुस्न को गहना दिया, लेकिन अभी भी वो बहुत सारी दूसरी हम उम्र खवातीन की निस्बत बहुत खूबसूरत थी। मैंने इंटर तक तालीम हासिल की थी। मुझे शादी करने का बहुत शौक था क्योंकि शादी करके बहुत सारे नए नए कपड़े, जूते और बहुत सारी दूसरी चीजें मिलती हैं। इसीलिए मैं हर वक्त शादी के ख्वाब ही सजाती रहती। जबकि कोई भी मुझसे पूछता कि बड़े होकर क्या बनोगी, तो मैं यही कहती कि मुझे दुल्हन बनना है। पूछने वाला भी हंस देता, जबकि तब तो मुझे इन बातों की अहमियत का पता ही नहीं था। मैं तो अपने बचपने में ऐसे ही कह देती थी। अब्बू की अपनी दुकान थी। मेन बाजार में वो फ्रूट, चाट और दही भल्लों का काम करते थे और खूब दुकान चलती थी क्योंकि आती जाती औरतें उनकी दुकान पर बैठकर पहले पेट पूजा करती थी। हम भी जब बाजार जाते तो पहले दुकान से खूब पेट भरते और फिर खरीदारी के लिए बाजार जाते। मेरी बहन अभी मैट्रिक में थी। उसका नाम मरियम था। हम दोनों बहनों में बहुत दोस्ती थी। एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल कर लेते थे और एक दूसरे के साथ अपने कपड़े भी शेयर कर लेते थे। घर में हर तरफ सुकून ही सुकून था। अम्मी अब्बू हमें देख देख कर जीते थे। हालांकि उन्हें बेटे की बहुत चाहत थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब मिला ही नहीं तो फिर वो दोनों बेटियों पर ही सब्र शुक्र करके बैठ गई और हमें ही बहुत अच्छे अंदाज में परवान चढ़ाया। मैं आजकल इंटर करके घर पर ही थी और हर वक्त अम्मी का सर खाती रहती थी। अम्मी ने मुझे किचन के कामों में लगाना चाहा और कहने लगी, सारी जिंदगी यही हुनर काम आता है। जिस औरत को हांडी रोटी ना आती हो, घर में उसका होना ना होना एक बराबर है। इसीलिए अम्मी मुझे रोज कोई न कोई चीज सिखाने किचन में घुस जाती, जबकि कभी मैं शौक से सीखती और कभी बस यूं ही अम्मी की खातिर खड़ी हो जाती। और जब अम्मी मेरी अदम दिलचस्पी महसूस करती तो कहती, इरम देखो बेटा, कोई भी काम शौक से करो तो तभी उसकी समझ आती है, वरना सर के ऊपर से सब गुजर जाता है। मैंने अम्मी को यही कहा कि जब सर पर पड़ेगी तो खुद ही सब आ जाएगा। मेरी बात सुनकर अम्मी मुस्कुरा दी। उन्हीं दिनों में अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। अच्छी भली थी, लेकिन न जाने क्या हुआ, एक दिन यूं ही बेहोश होकर गिर गई। हमारे तो हाथ पैर फूल गए। हम दोनों एकदम रोने लगी और फिर मैंने अब्बू को दुकान पर फोन करके अम्मी की बेहोशी के बारे में बताया तो अब्बू भागे चले आए और अम्मी को फौरन उठाकर अस्पताल ले गए। पीछे हम दोनों बहनों की जान सूली पर अटकी हुई थी। बार बार रोना आ रहा था और अम्मी का इस तरह बेहोश होना हमारे आसाब पर बहुत भारी पड़ रहा था। अब्बू को गए हुए बहुत वक्त हो गया था और अभी तक अब्बू ने ना तो हमें फोन करके अम्मी की हालत के बारे में बताया और ना ही वो घर आए। जब मुझसे सब्र नहीं हुआ तो मैंने दुकान पर फोन करके पता किया। दुकान पर फोन एक लड़के अली ने उठाया। अली अब्बू के पास तकरीबन 6 माह पहले ही मुलाजमत पर आया था। देखने में अच्छा, खुश शक्ल और पढ़ा लिखा लड़का लगता था। अब्बू ने बहुत कम अरसे में ही उस पर बहुत एतबार करना शुरू कर दिया था। अक्सर अब्बू को जब बाहर कहीं जाना पड़ता तो अली ही सारी दुकान संभालता। अब्बू उससे बहुत मोहब्बत करते और अपने बेटों की तरह ही समझते थे। अली के हाथ अक्सर अब्बू घर पर सौदा सलफ भिजवा देते। अली के फोन उठाते ही मैंने उससे पूछा, अली क्या अब्बू दुकान पर वापस आ गए हैं
या उनके साथ कोई राब्ता हुआ है? अभी तक अब्बू का कोई फोन नहीं आया। मैंने परेशानी से पूछा तो वो कहने लगा, नहीं, अभी तक तो अंकल जी नहीं आए। मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ, आप बेफिक्र रहें। अली ने मुझे तसल्ली देकर फोन रख दिया, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी मुझे बैठने नहीं दे रही थी। बार बार अम्मी का ख्याल आ रहा था और फिर तकरीबन 5 घंटों के इंतजार के बाद अब्बू और अम्मी को देखकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैं भागकर अम्मी के साथ लग गई और रोने लगी। अम्मी, आपने तो मुझे डरा कर रख दिया था। अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले तो अब्बू कहने लगे, बेटा पहले तुम सही से माँ को बैठने तो दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने जल्दी से अम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें लाउंज में पड़े सोफे पर बिठाया तो अम्मी बैठकर ऐसे गहरे सांस लेने लगी जैसे बहुत थक गई हूँ। मैंने अब्बू से पूछा, क्या हुआ अम्मी को? क्या कहा डॉक्टर ने? तो वो कहने लगे, तुम्हारी माँ का बीपी बहुत लो हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई है और साथ ही साथ उसने कुछ ताकत की दवाई दी है। तुम्हारी माँ में ब्लड की बहुत कमी है और उसको बहुत कमजोरी हो गई है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। इसकी खुराक का खास ख्याल रखना और ये दवाइयाँ हैं, इसको वक्त पर देती रहना। मैं जरा दुकान पर हुआ हूँ और देखूं अली क्या कर रहा है। अब्बू ने कहा तो मैंने सब दवाएं अब्बू के हाथ से पकड़ी और अम्मी के कमरे में रखाई। अम्मी वहीं पर सोफे पर ही लेट गई थी, ऐसे जैसे बहुत थक गई हूँ। और फिर मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी आपने कुछ खाना है तो मैं आपके लिए ले आऊं। अम्मी ने सिर्फ चाय ही मांगी थी, लेकिन मैंने खुद ही अम्मी के लिए 2 कबाब फ्राई करके उन्हें चाय के साथ दे दिए और अम्मी से रात के खाने के लिए पूछने लगी। मेरी परेशानी के ख्याल से अम्मी कहने लगी, तुम रहने दो, मैं खुद ही उठकर बना लूंगी। लेकिन मैंने अम्मी को साफ मना कर दी और कहा कि आप अभी कुछ दिन आराम करें और घर की बिल्कुल फिक्र न करें। और फिर मैंने दाल चावल बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि एक तो ये सब शौक से खा लेते थे और दूसरा जल्दी बन जाते थे। अम्मी चाय पीकर सो गई, जबकि मरियम अम्मी के पास ही बैठकर उनके पांव दबाने लगी। आज अम्मी की तबीयत ने जो झटका दिया था, जिंदगी में ऐसा मुझे कभी पहले महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना प्यारा दूर जा रहा है, किसी का हाथ अपने हाथ से छूटता जा रहा है। मैं अपने एहसासात को बयान नहीं कर पा रही। मैंने जल्दी से दाल चावल बना लिए, क्योंकि एक तो सब शौक से खा लेते थे, दूसरा ये जल्दी बन जाते थे। और फिर बाहर लाउंज में अम्मी के पास आकर बैठ गई, तो फिर हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ दिनों में अम्मी की तबीयत काफी बेहतर हो गई थी, दवाइयों ने भी असर किया था और कुछ अम्मी की खुराक भी बेहतर की थी, जिसकी वजह से अम्मी अब काफी बेहतर महसूस करती थी। लेकिन उन दिनों मैंने अम्मी को कोई काम करने नहीं दिया। मरियम भी जितना हो सकता था मेरी मदद कर लेती थी। और फिर एक दिन अम्मी मुझे पास बिठाकर कहने लगी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, कैसे उसने जिम्मेदारी से सारा घर संभाला है। मुझे फख्र है बेटा, तुमने अपनी जिम्मेदारियों को समझा। अम्मी ने प्यार से मेरा माथा चूमते हुए कहा तो मेरी आंखों में नमी आ गई। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। 1 माह गुजर चुका था और अब मेरे 3rd ईयर में एडमिशन शुरू हो गए थे। लेकिन मेरा इरादा एडमिशन लेने का नहीं था, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कॉलेज जाऊं और पीछे से अम्मी की तबीयत और खराब हो जाए। लेकिन अम्मी ने ही जबरदस्ती मेरा एडमिशन करवा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे पढ़ने का शौक था और मैं फूड एंड साइंसेस पढ़ना चाहती थी। इसीलिए मुझे अम्मी ने मेरा फूड डिपार्टमेंट में ही एडमिशन करवा दिया। मैं रेगुलर कॉलेज जाना शुरू हो गई। सुबह के वक्त हमने रिक्शा लगवाया हुआ था, जबकि दोपहर के वक्त अब्बू मुझे लेने आते। मुझे कॉलेज आते हुए 2 माह हो चुके थे। मैं कोशिश करती थी कि सुबह जाते हुए काफी काम खत्म कर जाऊं और कॉलेज से आने के बाद कुछ देर रेस्ट करके मैं शाम का खाना खुद ही बना लेती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी इतनी सादा और आरामदेह जिंदगी में एकदम भूचाल आ जाएगा और मैं उसमें चकरा कर रह जाऊंगी। हुआ कुछ यूं था कि उस दिन मौसम कुछ खराब था। मैं कॉलेज तो आ गई थी, क्योंकि मेरी एक बहुत जरूरी असाइनमेंट थी जिसे मैंने जमा करवाना था और आज उसकी आखिरी तारीख थी। लेकिन अब वापसी के ख्याल से दिल परेशान हो रहा था, क्योंकि काफी गहरे बादल थे और बारिश हो रही थी। मैं परेशानी से कॉलेज के गेट के पास ही आ गई कि इतने में मुझे अली नजर आया। वो गेट के बाहर खड़ा था।
उसने भी जब मुझे देखा तो इशारे से बुलाया। मैं चली गई और जाकर उससे गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहने लगा, अंकल जी जरा मसरूफ थे, कुछ मेहमान आए हुए थे, इस वजह से वो दुकान पर ही रह गए। उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। मैं आपको लेने आया हूँ, जल्दी बैठें, बारिश तेज हो रही है, हमें जल्दी पहुँचना है। उसने कहा तो मैं फौरन उसके पीछे बैठ गई और यूं बाइक तेजी से चलने लगी। बारिश तो बरस रही थी और विंडो में मैं भीग चुकी थी। अली के साथ, बल्कि किसी भी मर्द के साथ ऐसे बैठने का पहली बार इत्तेफाक हुआ था, तो मेरे अंदर एक अजीब से एहसास पैदा हो रहे थे। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं थोड़ा पीछे हट गई। मैं अजीबो गरीब ख्यालात सोच रही थी और बार बार उनको झटक देती। मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और सोच रही थी कि अगर अली को मेरे इन ख्यालात के बारे में पता चल जाए तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इतने में एक स्पीड ब्रेकर आया और उस पर जोरदार झटका लगा। मैं जोरदार तरीके से उछलकर अली के साथ लग गई। अली भी कनखियों से मुझे बाइक के साइड मिरर में से देख रहा था। मैंने एक दो बार महसूस भी किया लेकिन इग्नोर कर दिया। ऐसा लग रहा था आज सफर भी बहुत लंबा हो गया है। लेकिन अली जल्द ही मुझे घर ले आया। मैं जल्दी से बाइक से उतरी। सारे कपड़े भीगकर मेरे जिस्म के साथ चिपक गए थे। मैंने कांपते हुए लहजे में आहिस्ता से उसका शुक्रिया अदा किया और तेजी से अंदर आ गई। दिल की दुनिया में अजीब ही बदलाव आ गया था। मैं उस वक्त अपने दिल के शोर से ही घबरा रही थी। बार बार एक तेज करंट जैसा एहसास सारे जिस्म में दौड़ जाता तो मैं कांप उठती। बार बार अली का ख्याल दिमाग पर हावी हो रहा था। अली एक अच्छा और खुश शक्ल लड़का था। पहनने ओढ़ने का तरीका था, खूबसूरत लगता था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह मेरे दिमाग पर हावी हो जाएगा। मैंने खुद को डांट डपट कर उन ख्यालात से अपना पीछा छुड़ाया और अपने कामों में मसरूफ हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था ये तो अभी शुरुआत है। रात को भी जब मैं सब कामों से फारिग होकर बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो अली का ख्याल एकदम से दिमाग में आ गया और उसके साथ बाइक पर बैठे हुए जो ख्यालात और जो एहसासात हो रहे थे वो सब मुझे दोबारा महसूस होने लगे। मैं परेशान होकर उठ बैठी। न जाने दिल की हालत कैसे इतनी बदल गई थी। उसे सोचना मुझे अच्छा लग रहा था, उसका ख्याल मुझे अच्छा लग रहा था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा। अब्बू जब भी मसरूफ होते तो वो अली को लेने के लिए भेज देते। अली कोई बातचीत नहीं करता था, बस खामोशी से मुझे लेकर घर छोड़ देता। आहिस्ता आहिस्ता आंखों आंखों में जैसे हम एक दूसरे के जज्बात समझ गए थे। हमारी बातचीत शुरू हो गई। हम झिझक कर एक दूसरे से बातें करने लगे और फिर एक दूसरे के साथ इतनी दोस्ती हो गई कि रास्ते में कहीं रुककर कभी आइसक्रीम खाते और कभी कहीं बैठकर बातें करते रहते। अली अब अक्सर मुझे कॉलेज से लेने आने लगा था। कभी कभार हफ्ते में एक दो बार मैं अपनी क्लास छोड़ देती और अली के साथ चली जाती। हम बाहर कहीं बैठ जाते, लेकिन एक दिन हम उसी तरह एक पार्क में बैठे हुए थे तो वहां पर पुलिस वाले आ गए और सब लड़के लड़कियों को पार्क से निकाल दिया। मुझे उस वक्त बहुत शर्मिंदगी हुई और मैंने तहैया कर लिया कि दोबारा इस तरह कभी पार्क में जाकर नहीं बैठूंगी और अली को भी साफ मना कर दिया। लेकिन हम दोनों के दिल में ही बेकरारी थी। दोनों का एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लग रहा था। और फिर एक दिन अली ने कहा कि फिर हम ऐसा करते हैं, कल मेरे एक दोस्त के घर चलते हैं। उसकी अम्मी दूसरे शहर गई हुई है, घर पर कोई भी नहीं है। हम कुछ देर आराम से बैठकर वहां बातें करेंगे, कुछ खाएं पिएंगे और फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पहले तो मैं झिझक गई, लेकिन फिर मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम मुझसे चाबी ले लेना तो हम कल चल पड़ेंगे। मैंने बिना सोचे समझे अली के साथ जाने की हामी भर ली। अगले दिन मैं जरा अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली। अम्मी ने मुझसे पूछा भी, क्या बात है, आज तुमने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ है, क्या कॉलेज में कोई फंक्शन है? तो मैंने बहाना बना दिया, जी हाँ, अपने कॉलेज में असाइनमेंट के ऊपर डेस्क है, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया है, इसी वजह से बस थोड़ा सा तैयार हो गई। मैंने नजरें चुराते हुए अम्मी से कहा तो अम्मी ने भी सर हिला दिया। मुझे दिल ही दिल में थोड़ी शर्मिंदगी तो हुई कि मैंने अम्मी से झूठ बोला है, लेकिन क्या करती, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है और इतना झूठ तो चलता ही है ना। बाहर रिक्शे वाला हॉर्न दे रहा था। मैं जल्दी से रिक्शे में बैठ गई और कॉलेज के सामने उतर गई, लेकिन कॉलेज में जाने की बजाय मैं एक तरफ खड़ी हो गई। रिक्शे वाला जब आगे बढ़ गया तो इतनी देर में अली भी आ गया। अली के साथ मैं बाइक पर बैठी और उसके दोस्त के घर चली गई।
उसके घर पर कोई भी नहीं था। छोटा सा 2 कमरों का मकान था। हम एक कमरे में जाकर बैठ गए। यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है। मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरी अपनी धड़कनों का ही शोर इतना ज्यादा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बातों बातों में ही अली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर हाथ पकड़ने से लेकर बात इतनी आगे निकल गई कि हमें हलाल और हराम का फर्क भूल गया और हम दोनों के बीच कोई पर्दा न रहा। जब जज्बात का तूफान थमा तो हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुराए बैठे थे। अली शर्मिंदा शर्मिंदा था और कह रहा था, मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन न जाने में कैसे बहक गया। लेकिन मैं उसे कुछ भी ना कह सकी, क्योंकि मैं भी तो उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। मैंने भी तो उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने भी तो उसका भरपूर साथ दिया। मैं फौरन उठी और उससे कहा कि मुझे घर छोड़ाओ, लेकिन उसकी तो जान पर बन गई। कहने लगा, तुम मुझसे नाराज हो गई हो। मैंने उसे कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहती। अभी मुझे तुम घर छोड़ दो। अली ने खामोशी से मुझे घर के सामने उतारा और कुछ देर देखता रहा और फिर चला गया। मैं भी मरे मरे कदमों से घर में आ गई। अम्मी सामने ही मौजूद थी। मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ आयरन, आज तुम जल्दी आ गई हो। मैंने भी जब वक्त की तरफ देखा तो वाकई ख्याल आया कि आज तो मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ। तो मैंने अम्मी से कहा, जी अम्मी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने मैडम से जल्दी छुट्टी ले ली और घर आ गई। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ, कैसे अचानक तबीयत खराब हो गई। तो मैंने कहा, बस शायद बीपी लो हो गया था, बस इसीलिए मैं घबरा गई। अम्मी ने मुझे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया और मैं आकर अपने बिस्तर पर ऐसे ढेर हुई जैसे सदियों की मुसाफत तय की हो। जज्बात का तूफान थमने के बाद मैं अपने आप को मलामत कर रही थी। मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, शर्म आ रही थी और घिन महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैंने बहुत बड़ी खयानत कर दी हो। मुझे ये सोच सोचकर खौफ महसूस हो रहा था कि अगर अम्मी अबू को इस बात का पता चल गया तो वो क्या करेंगे। मैं सही मायनों में अब बहुत परेशान हो चुकी थी और इस बात की परेशानी मुझे कहीं पर भी टिकने नहीं दे रही थी। मैं अपने कमरे में टहलती रही और सोच सोच कर खुद को हल्कान करती रही। अगले दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली, क्योंकि इन सारी टेंशन की वजह से मुझे बुखार हो गया और मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई। अली के साथ भी मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। 2-3 दिन मुझे तबीयत बेहतर होने में लग गई, जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा सकी और फिर 3 दिन बाद मैंने बाकायदगी से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से अली मुझे मिला ही नहीं। मैं लाशऊरी तौर पर मुंतजिर थी कि अली आएगा और मुझसे शर्मिंदगी का इजहार करेगा। मैं उसे कहना चाहती थी कि अब जल्द से जल्द अपने घर वालों को मेरे घर भेजे ताकि हम शादी कर लें। लेकिन अली न जाने कहाँ गायब हो गया था। मुझे उसकी तरफ से परेशानी हो रही थी कि कहीं उसको कोई मसला ना हो गया हो जो वो इतने दिनों से गायब है। इसीलिए एक दिन मैंने बातों बातों में अब्बू से पूछ लिया, अब्बू जी, आजकल वो अली नजर नहीं आ रहा जो आपकी दुकान पर होता था, किधर गया है? तो अब्बू कहने लगे, उसको मैंने निकाल दिया है, उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। मेरी दुकान से चोरी की और काफी पैसे उसने गायब किए हैं। मेरा काफी नुकसान हुआ, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया है। अब तो 1 महीने से ज्यादा हो गया है उसे मेरी दुकान छोड़े हुए। अब्बू ने गुस्से से मुझे बताते हुए कहा और मैं तो जैसे सुन होकर रह गई। इसका मतलब है कि अली तब से ही गायब है। उसने मुझे धोखा दिया है। वो मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ गया। मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे ये सोच सोच कर ही खुद से घिन आने लगी कि मैंने ऐसे शख्स को मुंतखब किया जो धोखेबाज था, चोर था और फ्रॉड था। इसी दौरान अम्मी की तबीयत एक बार फिर बेहद खराब हो गई और मेरे हाथ पैर फूल गए। अम्मी को अब की बार 3-4 दिन अस्पताल रहना पड़ा। अम्मी को जिगर का मसला था और डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम का कहा था। लेकिन अपनी बीमारी के साथ ही अम्मी को एक नई जिद लग गई। वो कहने लगी कि मुझे इरम की शादी करनी है। मैं अपनी जिंदगी में से इसके घर बार का करना चाहती हूँ। अम्मी ने यही रट पकड़ ली और अब्बू अम्मी की जिद के आगे हार मान गए। मैं चुपचाप खामोश तमाशाई बनी अपनी किस्मत का फैसला होते देख रही थी। इसी दौरान मुझे पता चल चुका था कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं खुद अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थी। मैं खुदकुशी कर लेना चाहती थी,
मर जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अम्मी की जिद की वजह से अब्बू ने ना जाने कहां से एक रिश्ता भी ढूंढ लिया और फटाफट रिश्ता तय भी कर दिया। आदिल का रिश्ता अब्बू को किसी जानने वाले ने बताया था। वो एक बैंक में मुलाजमत करता था, अच्छा कमा लेता था। अब्बू को ये रिश्ता हर लिहाज से मुनासिब लगा, क्योंकि सिर्फ माँ और बेटा ही थे घर में, और कोई भी नहीं था। मैंने एहतजाज करना भी चाहा तो किसी ने सुना ही नहीं, क्योंकि अम्मी की तबीयत के पेश नजर अब्बू ने आनन फानन ये फैसला कर लिया था। इसलिए अचानक मेरी शादी रख दी गई। मैं भी ये सोचकर चुप कर गई, क्योंकि कुदरत की तरफ से ही मेरे लिए पर्दे का इंतजाम हो गया था। और ठीक 1 हफ्ते बाद मैं दुल्हन बनकर आदिल के आंगन में उतर आई। अम्मी मेरी रुखसती के वक्त बहुत रोई, खुद मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि यूं अचानक मेरी शादी कर देना अम्मी को भी ऐसे गवारा नहीं था। लेकिन अपनी तबीयत के पेश नजर वो मेरी शादी करने पर मजबूर हो गई। मैं दुल्हन बनकर आदिल के घर में बैठी हुई थी। मुझे अभी रुखसत होकर यहाँ पर आए कुछ ही देर गुजरी थी। मोहल्ले की औरतें मिलने के लिए आ रही थी। अनजाना सा घर था, अनजाने लोग थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, और फिर एक बात ये भी थी कि मैं हामला थी, और अगर ये बात यहाँ पर किसी को पता चल जाती तो न जाने क्या हो जाता। इतनी देर में मोहल्ले की ही एक औरत ने ये बात कह दी। अब मकसूदा कल अपनी बहू को चेक करेगी और फिर बताएगी कि उसकी बहू हामला है कि नहीं है। उस औरत की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया, और मैंने बहुत परेशानी से उसकी तरफ देखा और फिर सर झुका लिया। मुझे डर था कि कहीं मेरा राज मेरी सास के सामने ना खुल जाए। मुझे बहुत घबराहट होने लगी, और मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे अब इन कपड़ों में घबराहट हो रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मेरी सास ने मुझे अंदर कमरे में ले गई। कमरे में आकर भी मैं बहुत बेचैन रही। मुझे इस बात की परेशानी थी कि मेरी सास को कहीं मेरा राज पता न चल जाए। मैं बार बार अपने हाथों से उंगलियों को मरोड़ रही थी कि इतने में आदिल कमरे में चले आए, और फिर उनके साथ बातें करते हुए वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरी सास को सलाम करने के लिए मैं उनके कमरे में गई, और फिर सलाम करने के बाद मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम बैठो, मैंने तुम्हें चेक करना है। मैंने परेशानी भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और कुछ कहते कहते चुप कर गई, लेकिन फिर मैं एक तरफ बैठ गई। मेरी सास ने मुझे चेक किया और चुप कर गई, कुछ न बोली। सास के रवैये का मुझे समझ नहीं आई कि या तो उनको पता नहीं चला या फिर वो बताना नहीं चाहती थी। ताहम मैं मुतमईन हो गई और उठकर अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल को जो बेचैनी लगी हुई थी वो उस वक्त खत्म हो गई थी। आदिल अभी तक सो रहे थे, लेकिन मेरी दोबारा आंख नहीं लगी। आज हमारा वलीमा था, तो वलीमे के बाद मैं अम्मी की तरफ आ गई। अम्मी मुझे खुश देखकर खुश थी, और मैं भी खुश और मुतमईन थी। मैंने भी उन पर यही जाहिर किया कि मैं बहुत खुश हूँ। और सच बात तो यह है कि आदिल बहुत अच्छे, बहुत सादा और नर्म मिजाज के थे। मुझे खुद पर भी अफसोस हुआ कि आखिर मैंने क्यों अली के साथ वक्त गुजारा और अपनी इज्जत पर दाग लगा लिया। अगले दिन आदिल और मेरी सास मुझे लेने के लिए आ गई और हम वापस घर चले आए। अब मैं मुतमईन थी। मुझे इस चीज का इत्मीनान हो गया था कि मेरी सास को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला, और अगर उन्हें पता नहीं चला तो फिर आदिल को भी पता नहीं चलेगा। मुस्तकबिल में क्या करना था क्या नहीं, मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा था। रात को आदिल मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए ले गए। हम बड़े अच्छे और खुशगवार मूड में खाना खाकर वापस आए तो मेरी सास अभी तक मेरे इंतजार में जाग रही थी। उन्होंने मुझे चाय बनाने का कहा। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि एक दिन की दुल्हन को काम का बोल दिया है, लेकिन मैं भी ये सोचकर चुप कर गई कि वो बीमार हैं और उन्हें भी आराम की जरूरत है। इसीलिए जल्दी से 3 कप चाय बनाई और आकर बैठकर बातें करने लगी। आदिल अपने कमरे में सोने चले गए। मैंने भी बर्तन समेटे और कमरे में आ गई। अभी मेरी आंख लगे कुछ देर गुजरी थी कि अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे कोई उठा रहा है। मैंने एकदम से आंखें खोली तो ये देखकर मैं हैरत जदा रह गई कि मेरी सास मुझे उठा रही है और मुझे बाहर आने का कह रही है। मैं परेशान हो गई कि कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया, इसलिए मैं उनके पीछे बाहर चली आई और आकर उनसे कहा, अम्मी क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं और इस वक्त क्या हो गया जो आपने मुझे उठाया है। तो मेरी सास मुझे कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है बहू, मेरे पास जरा कुछ देर के लिए बैठ जाओ। मैं उनके पास ही बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथों पैरों को सहलाने लगी और फिर वो कहने लगी, बहू मैं जानती हूँ तुम हामला हो।
मेरा 30 साल का तजुर्बा है और मैं औरत का पेट देखकर पहचान जाती हूँ। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि ये किस वजह से है, किसका गुनाह है या तुमने किसके साथ मुंह काला किया है, लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहूंगी कि जितनी जल्द हो सके तुम आदिल को इस बारे में बता दो, वरना जब उसको खुद पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा, बहुत गुस्सा करेगा और शायद कोई इंतहाई कदम उठा ले। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसे पहले से ही सब बता दो। मेरी सास ने जब मुझसे ये अल्फाज कहे तो मैं सर झुका कर रह गई और कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरी सास ने ये कहकर आंखें मूंद ली और मैं चुपचाप उठकर दोबारा अपने कमरे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं खुद को बेगुनाह किस तरह साबित करूं। मैं कैसे इस बात का इकरार करूं कि ये सब जज्बात के बहकावे में आकर हो गया था। मुझे अब ये सच बताना ही था। अगर मेरी सास को ये सब पता चल गया था तो लाजमी बात है आदिल को भी जल्द ही सब पता चल जाएगा और फिर उनका रद्द अमल क्या होगा, ये सोचकर ही मुझे झुरझुरी आ रही थी। मेरे दिल को अजीब बेचैनी लग गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आदिल को इन सब के बारे में कैसे आगाह करूं। सारी रात मेरी आंखों में ही कट गई। सुबह जब आदिल सोकर उठे, मुझे इस तरह बैठे देखा तो कहने लगे, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं चूंकि सारी रात इस बात से परेशान हो रही थी, एकदम रोने लगी और फिर जाने कैसे रोते रोते मैंने आदिल को सब कुछ सच सच बता दिया और आखिर में उनसे कहा, आदिल, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब जज्बात के बहकावे में आकर हो गया था। मेरी ऐसी नीयत नहीं थी, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर आप अपना दिल बड़ा करके मुझे माफ कर दें तो अल्लाह आपको इसका बहुत बड़ा अजर देगा, वरना आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। मैंने आखिर में आदिल के सर पर फैसला डाल दिया। मेरी बात सुनकर आदिल बिल्कुल चुप हो गए और एक लफ्ज न बोले और फिर उठकर खामोशी से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आदिल का फैसला क्या होगा। इसीलिए मैंने चुपचाप अपनी चीजें समेटी और एक बैग में डालकर बाहर आ गई। आदिल ने जब बैग मेरे हाथ में देखा तो कुछ कहा नहीं। मुझे उनके फैसले का अंदाजा हो गया और मैं इसी तरह अम्मी की तरफ चली आई। अम्मी ने जो मुझे यूं अकेले बैग के साथ आते देखा तो वो जैसे समझ गई और उस वक्त तो मुझसे कुछ ना पूछा। कुछ देर बाद वो मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मैं पहले दिन से इस बारे में जानती थी। तुम मेरी बेटी हो और बेटी की हर हरकत पर माँ की नजर होती है। मैंने इसलिए तुम्हारी शादी में जल्दी मचाई थी ताकि वक्त हाथों से ना निकल जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वक्त अब हाथों से निकल चुका है। मैंने चौंक कर अम्मी की तरफ देखा और हैरत से पूछा, क्या आपको मालूम था अम्मी? तो अम्मी कहने लगी, हाँ मुझे मालूम था, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास डॉक्टर की रिपोर्ट देख ली थी, उसी से मुझे अंदाजा हो गया था। इसीलिए मेरी तबीयत एकदम इतनी खराब हो गई थी, तभी मैंने तुम्हारे बाप से कहकर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दी। अम्मी ने थके थके अंदाज में कहा और चुप कर गई। मैं भी बिल्कुल चुप थी, मेरे पास भी कहने को कुछ ना था। लेकिन फिर अम्मी कहने लगी, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि ये किसका बच्चा है और तुमने किसके साथ अपना मुंह काला किया, लेकिन मैं इतना कहूंगी, तुम मेरा फख्र थी, मेरा मान थी, मेरा गरूर थी। तुमने ये हरकत करके मेरा गुरूर तोड़ दिया। अम्मी ने टूटे लहजे में कहा तो उस लहजे की किरचियां मुझे अपने दिल में महसूस हुई। अम्मी ये कहकर उठकर बाहर चली गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए तो खसारा ही खसारा था। अली ने ऐसा धोखा दिया था कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही थी। मेरे दिल से अली के लिए बद्दुआएं निकल रही थी। मुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल बेबुखत लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मर जाऊं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें इतनी जिल्लत हो, इतनी रुसवाई हो। और अभी तो सिर्फ ये बात आदिल और मेरी अम्मी को ही पता चली है, मगर दुनिया को पता चल गई तो दुनिया मुझे जीने ही नहीं देगी। रो रो के मैं हलकान हुई जा रही थी। अम्मी दोबारा मेरे कमरे में नहीं आई और ना ही मेरा हौसला हुआ कि मैं उठकर बाहर जाऊं। वो सारा दिन इसी तरह मैंने कमरे में सुस्ती से पड़े गुजार दिया। मुझे लाशऊरी तौर पर आदिल का इंतजार था। मेरा ख्याल था कि वो शायद आएंगे, लेकिन आदिल नहीं आए। अगला दिन भी इसी तरह गुजर गया और फिर तीसरे दिन आदिल घर चले आए। उन्हें देखकर मैं जैसे एकदम जिंदगी की तरफ लौट आई। वो अम्मी के साथ बाहर बैठे कुछ देर बातें करते रहे और फिर कमरे में आ गए।
बेड पर बड़े थके थके अंदाज में बैठे और मुझे देखकर पूछने लगे, कैसी हो? मैंने कहा, अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैंने आपको धोखा दिया, अपने माँ बाप को धोखा दिया। मैंने वक्ती मोहब्बत की खातिर अपने इतने अच्छे रिश्तों को धोखा दिया। मुझे जीने का हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। मैं ये कहते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रोने लगी। लेकिन आदिल कहने लगे, मैं जानता हूँ तुमने जो किया वो इंसानी फितरत से मगलूब होकर किया। मैं तुम्हें इसका सिर्फ इतना ही इल्जाम देता हूँ कि तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी चाहिए थी। तुम्हें किसी की भी बातों में आकर किसी के साथ नहीं चले जाना चाहिए था। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। आदिल ने कहा तो मैंने बेयकीन नजरों से उनकी तरफ देखा। मेरी नजरों की बेयकीनी महसूस करके वो कहने लगे, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। उठो और चलो घर, चलो, हमें भी इंतजार कर रही हैं। आदिल ने ये कहकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड से उठा दिया। मैंने जल्दी से हाथों में ही कपड़ों को दुरुस्त किया और अपना बैग उठाकर बाहर आ गई। अम्मी को बताकर मैं जल्दी से आदिल के साथ चली आई। अम्मी ने हमें खुशी खुशी रुखसत किया। आदिल के घर आकर जिंदगी रूटीन के अंदाज में शुरू हो चुकी थी। अगर कभी मुझे इस बात का ख्याल आता कि मैंने आदिल के साथ और अपने घर वालों के साथ धोखा किया है और मैं किसी नाजायज बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ, तो मुझे खुद से बहुत घिन महसूस होती। लेकिन फिर एक ख्याल आता कि आदिल इस बच्चे को अपनाने को तैयार है, इसीलिए मैं बहल जाती। कुछ ही दिन रह गए थे मेरी डिलीवरी होने में। मेरी सास ने सब में यही मशहूर कर दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ, इसलिए हो सकता है 7वें महीने बच्चे की पैदाइश हो जाए। लोगों ने मेरी सास की बात का यकीन कर लिया, क्योंकि वो एक दाई थी और उनका तजर्बा बहुत ज्यादा था। आज की रात रगों को काटते हुए, दर्द को बर्दाश्त करते हुए मैंने एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। आदिल ने बच्चे को गोद में उठाकर उसके कानों में अजान दी तो मैंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। मुझ पर अभी दवाइयों का असर था, अभी बेहोशी सितारी थी, इसीलिए मैं दोबारा सो गई। और फिर जब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैंने देखा आदिल के पास कोई बैठा बातें कर रहा है। उसकी मेरी तरफ साइड थी। मैंने उठकर उसे देखने की कोशिश की और फिर जैसे मेरी आंखों के सामने सारी दुनिया घूम गई। वो कोई और नहीं बल्कि अली था। अली को देखकर मेरे चेहरे पर बेयकीनी की कैफियत आ गई और मैंने उसे मुखातिब करके कहा, अली तुम यहाँ क्या करने आए हो, धोखेबाज इंसान। मैंने अली की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा तो आदिल हैरानी से कभी मुझे देखने लगे और कभी अली को। लेकिन अली तो जैसे मुझसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा, उसने निगाहें नहीं उठाई। मैंने आदिल से कहा, यही है वो धोखेबाज इंसान जिसने तन्हाई का फायदा उठाया और ये बच्चा भी उसी का है। बच्चे के बारे में सुनकर अली ने एकदम सर उठाकर मुझे देखा और फिर बेयकीन नजरों से उस बच्चे की तरफ देखा। तो मैंने उसे कहा, हाँ यकीन नहीं आ रहा ना, ये बच्चा तुम्हारा ही है। तुम खुद सोचो मुझे किस मंजदार में छोड़ गए थे, मैं कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंची हूँ, दुनिया की नजरों से कैसे बचते बचाते आई हूँ। वो तो भला हो आदिल का, जिसने हर मामले में मेरा साथ दिया और हर तरह से मेरी हिफाजत की, वरना तुमने तो मुझे रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं ये कहते हुए रो दी, लेकिन अली को तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसे कभी दुनिया में ही अपने गुनाह का सामना करना पड़ जाएगा। वो तो हमसे माफी मांगने जोगा भी नहीं रहा और एकदम उठकर बाहर चला गया। आदिल ने तासुब से अली के पीछे देखा, लेकिन खामोश हो रहे और उठकर मेरे पास आ गए और कहने लगे, बस इरम, बस करो, आज के बाद तुम इस बात का जिक्र कभी नहीं करोगी और ना ही तुम इस बच्चे को अली का बेटा कहोगी। ये मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, हमारा बच्चा है। अब आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे जिसमें सब अच्छा होगा और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना वक्त गुजारेंगे। वादा करो मुझसे। आदिल ने अपना हाथ आगे करके मुझसे वादा लेना चाहा तो मैंने भी उनके हाथ पर हाथ रख दिया और सुकून से आंखें मूंद ली। मुझे यकीन था कि अब जिंदगी बहुत पुरसुकून हो गई।